क्या? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत अहम जानकारी के लिए, जो बंटवारे के संबंध में है। दोस्तों हमने देखा है कि अब परिवार जो है विखंडित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में संपत्तियों के बंटवारे को लेकर वाद विवाद आम बात हो गई है। दोस्तों अब समस्या यह रहती है कि बंटवारा कैसे किया जाए, कौन से बंटवारे की कानून में मान्यता है, कौन से बंटवारे की कानून में मान्यता नहीं है और बंटवारा कितने प्रकार का होता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे बंटवारे के संबंध में सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। और जब आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी तो वो जानकारी आपके भी काम आ सकती है, आपके मित्रों के भी काम आ सकती है, आपके पड़ोसियों के भी काम आ सकती है। किसी को आप बता भी सकते हैं कि भाई इस तरह से बंटवारा हो जाएगा। तो दोस्तों कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि संपत्ति के बाद बंटवारे को लेकर वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। बंटवारे को लेकर भाई बहन चाचा ताऊ के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी बंटवारे में क्या होता है, बेईमानी पूर्वक मंशा बन जाती है और कोई ज्यादा हिस्सा लेना चाहता है, किसी दूसरे के हिस्से को हड़प जाना चाहता है, किसी को कम हिस्सा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो विवाद की स्थिति और बहुत बढ़ जाती है। जहां तक संपत्ति के बंटवारे की बात जो आएगी, उस संपत्ति के बंटवारे में उन सभी लोगों को शामिल किया जाएगा जिनका उस संपत्ति में हिस्सा है। अगर बंटवारे में सभी हिस्सेदारों को शामिल नहीं किया जाता और सभी की सहमति नहीं होती तो वो बंटवारा कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि बंटवारा कैसे करें संपत्तियों का। तो बंटवारे के दोस्तों कानूनी रूप से जो है 5 तरीके हैं और उनमें जो पहला तरीका है, एक तो पार्टीशन डीड बना करके बंटवारा कर लिया जाए। दूसरा है फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से बंटवारा कर लिया जाए। तीसरा है मेमोरेंडम डीड के माध्यम से बंटवारा कर लिया जाए। तो ये जो 3 बंटवारे हैं ये आपसी सहमति के आधार पर है, इनको कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। और जो 5वां बंटवारा है, जब आपसी सहमति से कोई बात नहीं बनती, आपसी सहमति से कोई बंटवारा नहीं होता, तो मजबूरन पक्षकारों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों कि क्रम वाइज क्या है। संपत्ति की पार्टीशन डीड बना करके आप बंटवारा कर सकते हैं जिसमें सभी हिस्सेदारों को शामिल किया जाएगा, सभी प्रॉपर्टियों को लिखा जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टियों का उसमें बंटवारे में हवाला दिया जाएगा और उस बंटवारे में जो पार्टीशन डीड है उसको लिखे जाने के बाद में सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होंगे और कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। उस बंटवारे में, पार्टीशन डीड वाले बंटवारे में यह भी बताना जरूरी है कि किसका कितना हिस्सा कौन सी प्रॉपर्टी में है या कौन सी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति के हिस्से में आई है। उस प्रॉपर्टी का पूरा हवाला
बाउंड्रीज, पैमाइश, वो सारी की सारी देना आवश्यक है दोस्तों। जब वो आपका बंटवारे की डीड, जो पार्टीशन डीड है, लिख दी जाती है और उस पर पक्षकारों के हस्ताक्षर और गवाहों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो दोस्तों उसको हम रजिस्ट्रार के यहां जाके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये इस बंटवारे का सबसे सरल साधन है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता और इसमें ना ज्यादा टाइम लगता, ना समय की बर्बादी होती है। सबसे सरल माध्यम है ये। दूसरा तरीका बंटवारे का है फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से। फैमिली सेटलमेंट का एक डॉक्यूमेंट लिख लिया जाता है और उसमें प्रॉपर्टी के जो सभी हिस्सेदार हैं उनका हवाला दिया जाता है और उनके हिस्से में कौन कौन सी और क्या प्रॉपर्टी आई उसका हवाला दिया जाएगा। सारी संपत्तियों का हवाला दिया जाएगा, कोई संपत्ति छोड़ी नहीं जाएगी। अन्यथा अगर कोई संपत्ति छोड़ दी जाती है या किसी हिस्सेदार का नाम छोड़ दिया जाता है तो वो बंटवारा अमान्य हो जाएगा, वो सेटलमेंट अमान्य हो जाएगा। और उस जो फैमिली सेटलमेंट है इसको भी दोस्तों हम रजिस्ट्रार के यहां जाके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इस पर भी सभी पक्षों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, यानी सभी जो हिस्सेदार हैं उनके हस्ताक्षर जरूरी है और कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी उस पर होना जरूरी है। इसके बाद आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एक तीसरा बंटवारा होता है दोस्तों, मौखिक बंटवारा। परिवार में जब सहमति बन जाती है और प्रॉपर्टी, भैया ये आप इसको ले लें, आप इसको ले लें, या इस प्रॉपर्टी में आपका इतना इतना हिस्सा है, इस प्रॉपर्टी में आपका इतना इतना हिस्सा है, मौखिक रूप से बंटवारा कर लेते हैं और सभी लोग अपने अपने हिस्से में आई संपत्ति पर काबिज हो जाते हैं। अपना भवन निर्माण कर लेते हैं, बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आप नल का कनेक्शन ले लेते हैं, नामांतरण करा लेते हैं या कोई रसीद प्राप्त कर लेते हैं, दाखिला खारिज करा लेते हैं। तो ये मौखिक बंटवारा होता है। अब मौखिक बंटवारे को ये भी कोर्ट में मान्य है दोस्तों। मौखिक बंटवारे के संबंध में एक बहुत ही अहम फैसला वर्ष 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। कभी कभी कह देते हैं कि भाई मौखिक बंटवारा मान्य नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर मौखिक बंटवारा भी मान्य होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में एक अहम फैसला दिया गया, विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। और ये जो जजमेंट है इसका आया 2030 में, 23 का ये है। यहां पर कहा गया कि अगर संपत्ति का मौखिक बंटवारा किया गया है जिसमें जो बंटवारा सभी हिस्सेदारों के बीच में किया गया है, जो भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, और सभी को उनके हिस्से में आई प्रॉपर्टी पर कब्जा दे दिया गया है और उन्होंने उस बंटवारे के तहत उस संपत्ति पर कोई निर्माण कर लिया है और आपके पास अपने हिस्से के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट है, नामांतरण है, म्यूटेशन है, या आपका राशन कार्ड वहां बना हुआ है, या बिजली का बिल है, पानी का है, कब्जा आपके पास है, अगर आपके पास कोई रसीद है, तो उन चीजों को, उन सबूतों को दाखिल करके कोर्ट में इस बंटवारे को मान्य ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि मौखिक बंटवारा भी कानून में मान्य है। नेक्स्ट जो आता है चौथे नंबर पे दोस्तों, मेमोरेंडम डीड के माध्यम से। अब मेमोरेंडम डीड क्या है? आपका बंटवारा लिख गया,
बंटवारा आपका हो गया प्रॉपर्टी पे। बंटवारे होने के बाद में सभी जो प्रॉपर्टी के ओनर और हिस्सेदार हैं, वो एक मेमोरेंडम डीड उनके मध्य लिखी जाती है, जिसमें सभी पक्षकारों का नाम होना आवश्यक है उसमें भी, और उसमें प्रॉपर्टी का, सारी प्रॉपर्टी का हवाला भी होना आवश्यक है, और यह भी लिखा जाना आवश्यक है उसमें कि कौन कौन सी संपत्ति का कौन कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में आया, या कौन सी संपत्ति किसके हिस्से में आई। संपत्ति का पूरा विवरण, बाउंड्रीज, मैप, पैमाइश के देना बहुत आवश्यक है। मेमोरेंडम डीड जो लिखी जाती है वो बंटवारे के बाद में लिखी जाती है। इसमें सबकी सहमति होती है। इसको रजिस्टर्ड कराना कोई आवश्यक नहीं होता है दोस्तों। सब सहमत हैं, सब मानेंगे उसको। अब दोस्तों नौबत आती है ये कि इन चारों प्रकारों में से बंटवारे के लिए सहमति नहीं बनती। वहां कोशिश ये होती है किसी को कम हिस्सा दिया जा रहा है, किसी को ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है, या किसी को अच्छी संपत्ति दी जा रही है, या किसी को खराब संपत्ति दी जा रही है। मेमोरेंडम जो डीड है, मेमोरेंडम डीड को भी न्यायालय में प्रस्तुत करके उसको साबित किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले बंटवारा होगा और बाद में दोस्तों मेमोरेंडम डीड लिखी जाए। लेकिन इसको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य नहीं है। यहां एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये जो सहमति के आधार पर मैंने जो चारों प्रकार के बंटवारे आपको बताए अभी तक, इनमें से इन बंटवारों में कोई भी हिस्सेदार अपने हक को परित्याग भी कर सकता है, अपने हक को किसी अन्य हिस्सेदार के हक में छोड़ सकता है, अपने हिस्से को किसी अन्य को दे सकता है। तो दोस्तों ये जो बंटवारे हैं ये सहमति के आधार के बंटवारे हैं, जो लीगली मान्य है कोर्ट। अब बात आती है दोस्तों जो 5वें नंबर का जो बंटवारा है उसकी स्थिति कब आती है। अगर हिस्सेदारों में विवाद हो गया बंटवारे को लेकर, एक दूसरे के हिस्से को हड़पना चाह रहे हो, कोई ज्यादा हिस्सा लेना चाह रहा हो, किसी को कम हिस्सा दिया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में कोर्ट जाने की नौबत आ जाती है और मात्र एक ही विकल्प शेष रहता है कि बंटवारा क्यों ना कोर्ट के माध्यम से करा लिया जाए। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, कोर्ट के माध्यम से बंटवारा करने का प्रोसेस क्या है। इसमें आपको करना है दोस्तों कि जो पीड़ित पर्सन है, जिनको कम हिस्सा दिया जा रहा है या जिनके साथ बेईमानी की जा रही है, वो व्यक्ति न्यायालय में एक अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक अच्छा सा वकील अपॉइंट करके पार्टीशन सूट फाइल करेंगे। उसमें वादी के रूप में वो हिस्सेदार शामिल होंगे जिनके साथ बंटवारे में अन्याय हो रहा है, जिनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो कम हिस्सा दिया जा रहा है, उनके साथ बेईमानी की जा रही है। उसमें उन लोगों के नाम जो मुकदमा करते हैं वादी के रूप में लिखे जाएंगे। उसके बाद में जिन जिन लोगों के खिलाफ ये पार्टीशन सूट फाइल किया जा रहा है, उनको जो बेईमानी पे उतारू हैं, जो आपको हिस्सा नहीं देना चाहते, अगर देना चाहते हैं तो आपको कम हिस्सा देना चाहते हैं, उनको आप प्रतिवादी के रूप में कायम करेंगे। यानी कि उस पार्टीशन सूट में
सभी हिस्सेदारों को पक्षकार बनाया जाएगा। कोई भी पक्षकार उसमें छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा आपका जो पार्टीशन सूट है वो डिफेक्टिव हो जाएगा और अदालत को इस बात की जानकारी होते ही कि भाई आपने किसी एक हिस्सेदार का या दो हिस्सेदार का नाम नहीं लिखा है, तो आपके सूट को कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है। दूसरा क्या होना चाहिए पार्टीशन सूट में? पार्टीशन सूट में सारी संपत्तियों का हवाला होना चाहिए। जो भी बंटवाराशुदा संपत्तियां हैं, उन सभी संपत्तियों का हवाला आपके पार्टीशन सूट में होना चाहिए। कहां कहां क्या क्या संपत्ति है, दुकान है, मकान है, प्लॉट है, जो भी आपकी संपत्तियां हैं, उन सब का हवाला देना चाहिए। उनकी बाउंड्रीज लिखी जानी चाहिए, उनकी पैमाइश भी लिखी जानी चाहिए। एक भी संपत्ति छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में जब सूट फाइल हो जाएगा तो कोर्ट के द्वारा अपोजिट पार्टी को नोटिस सम्मन न्यायालय के द्वारा भेजे जाएंगे, आपसे गवाह सबूत मांगे जाएंगे, आप अपनी बातों को साबित करेंगे और कोर्ट एविडेंस लेने के बाद और सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुना देगी। अब दोस्तों, यदि किसी हिस्सेदार को पार्टी नहीं बनाया जाता है या मुकदमे में पार्टीशन सूट में सारी संपत्तियों का विवरण नहीं दिया जाता, तो बंटवारा करने में न्यायालय को दिक्कत आती है। और अगर आपने सारी प्रॉपर्टियों का हवाला नहीं दिया है पार्टीशन सूट में, या सभी हिस्सेदारों को पार्टी नहीं बनाया है और आप किसी तरह से कोर्ट से जजमेंट बंटवारे का हासिल कर लेते हैं, तो वो जो जजमेंट होगा वो पार्शियली पार्टीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्शियली पार्टीशन, यानी हिस्सों का कुछ हिस्से का पार्टीशन, और कुछ हिस्से का पार्टीशन कानून में मान्यता नहीं रखता। वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, वो दावा ही डिफेक्टिव है, और उसके आधार पर जो जजमेंट आपने प्राप्त किया है वो भी डिफेक्टिव है, क्योंकि आपने सारी प्रॉपर्टियों को उसमें शामिल नहीं किया, आपने सभी हिस्सेदारों को पार्टी नहीं बनाया। उसको चैलेंज किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को, जिस हिस्सेदार को आपने पार्टी नहीं बनाया है, वो उसको चैलेंज भी कर सकता है और कोर्ट अपने जजमेंट को सेट असाइड कर। इसके लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा जजमेंट है, कैची गौड़ा वर्सेज सिद्धे गौड़ा, 1994 का यह जजमेंट है। When all the joint property are not made in the subject matter of the suit, ये स्पष्ट कहा है दोस्तों, when all the joint property are not made the subject matter of the suit, यानी कि अगर किसी पार्टीशन के सूट में सभी संपत्तियों का वर्णन नहीं है, सभी संपत्तियों का हवाला नहीं दिया गया है, और nor the co-sharer have been impleaded, और यह सभी जो सह हिस्सेदार हैं उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, the suit for partition is not maintainable, उस स्थिति में पार्टीशन का दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर किसी पार्टीशन सूट में सभी हिस्सेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया, सारी संपत्तियों का हवाला नहीं दिया गया,
तो वो दावा अमान्य होगा, मेंटेनेबल नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर पार्शियली पार्टीशन हो गया है और उसको किसी ने चैलेंज कर दिया है, तो क्या होगा? वो ऑर्डर जो है वो अमान्य कोर्ट के द्वारा कर दिया जाएगा, ऑर्डर रिकॉल कर दिया जाएगा। वो 913 में जाके उस डिग्री को भी सेट असाइड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ अवस्थाओं में जो पार्शियली पार्टीशन है उसको भी मान्य ठहराया जा सकता है। अब वो कौन सी स्थिति है जिसमें पार्शियली पार्टीशन को मान्य ठहराया जा सकता है? दोस्तों, अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिस पर आपका कब्जा नहीं है, जिस पर हिस्सेदारों का कब्जा नहीं है, ऐसी संपत्ति का अगर हवाला पार्टीशन सूट में नहीं दिया गया है तो वो पार्शियली पार्टीशन मान्य होगा। दूसरा, अगर कोई संपत्ति ऐसी है, जॉइंट प्रॉपर्टी, जो किसी को लीज पर दी हुई है, जो किसी को पट्टे पर दी हुई है, जो किसी को किराए पर दी हुई है, और उस संपत्ति का बंटवारा संभव ही नहीं है, तो उस संपत्ति का भी हवाला अगर नहीं दिया गया है तो पार्शियली पार्टीशन का जो है वो सूट मान्य होगा। और पार्शियली पार्टीशन की जो डिग्री है वो भी मान्य होगी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब पार्शियली पार्टीशन किन अवस्थाओं में मान्य है? यदि जो हिस्सेदार हैं वो किसी संपत्ति पर कब्जे में नहीं है और उस संपत्ति का हवाला नहीं दिया गया हो, संपत्ति का बंटवारा संभव नहीं है, संपत्ति किराए पे उठी है, पट्टे पे दी गई है, संपत्ति के संबंध में कोई विवाद अन्य न्यायालय में चल रहा है टाइटल के संबंध में या अन्य किसी प्रकार से, या संपत्ति को बेच दिया गया है या दान दे दिया गया है या किसी ट्रस्ट को दे दिया गया है या उस पर ट्रस्ट बना दिया गया है, तो ऐसी संपत्ति का हवाला अगर पार्टीशन सूट में नहीं दिया गया है तो वो पार्शियली पार्टीशन भी कोर्ट में मान्य होगा। अब दोस्तों, बात आती है, अगर किसी संपत्ति में आपका अधिकार तो है, आप हिस्सेदार तो हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के किसी दस्तावेज में आपका नाम नहीं है, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? अब लोग क्या करते हैं, कभी कभी म्यूटेशन में आपका नाम नहीं, कहीं रसीद में नाम नहीं, कहीं और रिकॉर्ड में नाम नहीं, कब्जे में आप नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि 110 की ऑर्डर 1 रूल 10 के साथ एक एप्लीकेशन लगा देते हैं पार्टी बनने के लिए। वहां कोर्ट ये देखेगी कि आपका कहीं कोई हिस्सा है कि नहीं है, और वहां जब आपका नाम नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। अब इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है? आपको करना यह है, आपको काउंटर क्लेम दाखिल करना है, और काउंटर क्लेम में यह बताना है कि भाई मैं इस तरह से इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हूं और मालिक। उसके लिए आपको एक टाइटल सूट सिविल न्यायालय में दाखिल करना पड़ेगा और यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये जो संपत्तियां हैं इनमें मेरा हिस्सा है। और टाइटल सूट दाखिल करने के बाद में, आप काउंटर क्लेम दाखिल करने के बाद में वहां आप 110 की एप्लीकेशन लगा सकते। जब आपका टाइटल डिसाइड हो जाएगा, जब आप प्रॉपर्टी में हिस्सेदार मान लिए जाएंगे, तब आप उस पार्टीशन सूट में पार्टी बनने के अधिकारी हो।
अब दोस्तों, चूंकि वजह क्या है, पार्टीशन सूट में कभी टाइटल डिक्लेयर नहीं होता। अगर आपको टाइटल डिक्लेयर कराना है तो उसके लिए आपको सेपरेट टाइटल सूट दाखिल करना पड़ेगा, और टाइटल सूट दाखिल करने के साथ ही साथ उसमें पार्टीशन की ग्राउंड भी ली जाएगी। भाई टाइटल का सूट प्लस पार्टीशन, मैं इस तरह से मालिक हूं और इतना मेरा हिस्सा बनता है, इसका पार्टीशन, उसमें भी सभी लोगों को पक्षकार बनाना जरूरी है। या फिर बता दूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, हिस्सा होता है उनका, लेकिन दाखिला खारिज नहीं होता।